ऐसा किस्सा हो कि मतलब एक दो दिन में काफी करोड़ों रुपए छाप लिए हो? 2008 की बात है। एक आईटी कंपनी में बैंगलोर में काम करने वाले एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए लगाए थे इंडियन शेयर बाजार में। उसने एक पुट ऑप्शन होता है, मार्केट जब गिरेगा तो पुट ऑप्शन लिया जाएगा। उसने ऐसे दूर के लेके रखा। उसको खुद को ये नहीं पता था, उसने तुक्केबाजी में लिया। उसको खुद को ये नहीं पता था कि मार्केट अब क्या खुलेगा। और पहली बार 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस आया। उस समय पे हमारा जो एक्सचेंज है सेंसेक्स निफ्टी, ये बैक टू बैक लोअर सर्किट मारे। एक्सचेंज, स्टॉक नहीं, एक्सचेंज नहीं। और अगले बार जब उसने खोला इस पूरे एपिसोड के बाद, तब उसको दिखा कि उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए। 21 दिन भी नहीं लगे, पैसा डबल वबल तो छोड़ दो, 1 करोड़ रुपए। हैरानी की बात यह है कि जो एक ब्रोकिंग हाउस के, एक जाने मानी ब्रोकिंग हाउस है, डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउस है, जिसके मालिक ने कहा था कि हमारे इसमें इनने बनाए थे, लेकिन इस व्यक्ति ने, वो बोलते ना आसानी से आई हुई चीज आपके पास टिकती नहीं है, 6 महीने के अंदर पूरा पैसा गवा दिया, अलग से 4 लाख रुपए मिले। काफी सारे लोगों को लगता है कि लोन ले लिया मतलब खत्म। नहीं, हर बड़ा बिजनेस लोन पे ही चलता है। दिस इज द रियलिटी, चाहे भारत में ले चाहे विदेश में। अंडरस्टैंडिंग से हम स्टॉक पकड़ते हैं। XYZ एक स्टॉक है जिसपे आशुतोष की नजर पड़ी। तो आशुतोष अपना जेब चेक करता है और वो बोलता है सारा बिजनेस में लगा दिया, मेरे पास 20,000 रुपए बचे हुए, ठीक है। पर उसको कॉन्फिडेंस पूरा है। अब देखो 20,000 रुपए अगर 10% साल का बना है तो आप कितने का प्रॉफिट बनाओगे? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए। आशुतोष बोले मेरे को तो पूरा मैंने एनालिसिस करा है, तो पक्का 10% जाएगी, तो मैं उधार क्यों ना ले लूं? तो आशुतोष क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को 80,000 रुपए दे दो। 80,000 रुपए, वो 7.5% फॉर द टाइम बिंग हम ले रहे हैं, 7.5% के इंटरेस्ट रेट पे वो 80,000 रुपीज ले लेगा। तो 80 + 20 आपके पास कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गए। अब पहले इस कैलकुलेशन करते हैं, 1 लाख का 10% हुआ तो कितना हो रहा है? 7.5% के हिसाब से आप देते हो तो 6,000 रुपए आपको बैंक को देने अप्रोक्सीमेटली। आपके पास अभी भी 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। पहले केस में 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अभी 4,000। तो आप उधार लेके भी 2,000, मतलब अपने प्रॉफिट को आपने डबल कर। लेकिन तब से थोड़ी अनबन बनने लग गई थी, बिकॉज दोनों का नेचर अलग है। बड़ा भाई इंट्रोवर्ट है, फोकस्ड है, डिटेलिंग वाले। छोटा भाई फ्लेम्बॉयंट है, मिलो, सोशल रहो। मतलब जैसे एक पार्टी में होगा, आप अगर बड़े भाई हो, मैं छोटे भाई हूं, तो मेरे को हर कोई जान जाएगा, लेकिन आप अपने कोने में आराम से अपना जूस पी रहे हो, विस्की पी रहे हो, जो भी पी रहे हो, आपको जो भी पसंद है उस हिसाब से। तो वो वाला सीन था। तो ऑब्वियसली बात है, वो क्लैशेस होने थे। तो ये अर्ली 2000 से ये चीज होने लग गई थी और बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई थी कि कंपनी के डिसीजंस होते थे, दोनों ने एक समय पे डिसाइड कर लिया कि हम बताने नहीं वाले हम क्या पास करें। तो आप बोल रहे हो कि भैया इसके दाम बढ़ा दो, ये पीछे से बोल रहे इसके दाम घटा दो, तो नीचे वाले एम्प्लॉयज तो कंफ्यूज होंगे कि भाई 2 डायरेक्शन मिल रहे हैं और दोनों बड़े पद पे बैठे हैं। तो घर तक ये बात पहुंच रही थी। उनकी जो माता जी कोकिला बहन कोशिश कर रही थी किसी तरह ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। और अगर सॉर्ट आउट हो जाती, आज जैसे हम रॉथस्चाइल्ड और कार्निगे और वेंडरबिल्ट्स और रॉकफेलर की बात करते हैं ना, हम बात करते हैं अंबानी फैमिली। तो माता जी ने कोशिश करी इंटरनल इस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, नहीं हो रही। फाइनली 2005 या 6 के आसपास डिसाइड हुआ ऑफिशियली बंटवारा किया जाए। मनु भाई का दिमाग सोचो। मनु भाई को पता है इस बंदे ने इतने सारे, आप एक नहीं 100 बंदे आए, मुझसे उधार लिया है, कहां पैसा लगा रहे, क्योंकि बीएससी में उनकी चल रही है, उनको पता है कहां लगा रहे। अच्छा है, 1, 2, 3 इन शेयर पे ये सारे लगा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई बंदा उधार में पैसा लेके जा रहा है, मतलब उसके पास पैसे की कड़की है। अगर 100 लोगों ने XYZ शेयर पे लगाया हुआ है, मतलब 100 कमजोर हाथों ने उधार लगाया। मनु भाई आपको ही पैसा देंगे, बाद में अपने ग्रुप को मिला के उसी शेयर को ठोक दो। अब क्या होगा? अचानक से जब आपको किश्त देनी है, आप देख रहे हो यार मैंने तो 100 रुपए पे लिया था, अभी हो गए 50, EMI भी भरनी है, पैसे नहीं है, नुकसान में काटो। जब 100 लोग काटेंगे, उनको देख के और 500 लोग काटेंगे, तो शेयर 100 रुपए का आ गया 20 रुपए पे। EMI से भी कमाया, इंटरेस्ट से भी कमाया, ठोक के भी कमाया। हमारे देश का सबसे बड़ा पहला फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ था, जिसको कहते हैं मुंद्रा कांड। ने एक लूपहोल निकाल लिया कि हमारे मार्केट में जो सबसे बड़ा प्लेयर है, जो उस समय पे सब कुछ देखता था और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करता था मार्केट में, तब अनऑर्गेनाइज था मार्केट, तो वो था हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी। तो वो कंपनी सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट करती थी। इस बंदे ने बहुत सारी बोगस कंपनीज बनाना शुरू कर दी और उनको फ्लोट करने लग गया। और वो क्या करता था, इस इंश्योरेंस कंपनी के काफी सारे कर्मचारियों को पैसा खिला के बोलता था कि अपने मैनेजमेंट से इधर पैसा डलवा। तो ऐसे कर करके उसने करोड़ों का यहाँ पे ये चीज कर दी। फिर उसके बाद क्या हो गया था कि ये चीज पार्लियामेंट में पहुंची और वहां पर फिरोज गांधी जी थे। तो उन्होंने बोला कि यार बॉस, यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। नेहरू जी उस समय पे जब बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला मेरे को तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, इससे बड़ी चीज हमारे इसमें हो सकती है। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार कितने जल्दी वो स्कैम एक्सपोज होके कवर करके उसको सजा दिला गई, ओनली 24 डेज। एट द एंड इसके चक्कर में क्या हो गया था कि इंस्टीट्यूशन में पैसा किसका लगा रहा है? इंश्योरर्स का, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने पैसा किसका लगाया हुआ है? इंश्योरर्स का। तो उन्हीं का कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट हो रहा है। तो वही वाली चीज। तो ये था पूरा मुद्रा का। शौक है मुझे पैसे से पैसा बनाने का। भाई एक बात से बात है, पैसे से आप शेयर मार्केट का भी कुछ करते हो? हाँ भाई करते हैं। कैसे, क्या क्या करते हो भाई? क्योंकि मैं तो गुजराती हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ। सोच भाई ट्रेडिंग करता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट अपनी, मतलब पोर्टफोलियो है मेरा, और
पढ़ता हूँ मैं शेयर्स को कि क्या है क्या नहीं है, कितना चल सकता है, इसमें पोटेंशियल है नहीं, उस हिसाब से लगाता हूँ। वाह, मतलब ये तो मैं 2017 से कर रहा हूँ। तो शेयर मार्केट तो अपने आप में ही बहुत डिटेल्ड और डीप बिजनेस है। मतलब नुकसान भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट, नुकसान भी होता है। पैसे धरती पर भगवान का रूप है। ये देश है जो कहता है अब पैसे क्या है, हाथ का मैल है, दिखा निकाल के। और यही वो देश है जहां लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पैसे कमाने हैं, हर युवा को कमाने, हर व्यक्ति को कमाना है और पैसे को गोल बनाना है। ज्यादा गोल ना बनाए, 2-4 लाख करोड़ का बना ले। इससे मेरा एक छोटा सा गोल है कि मुझे 1 लाख करोड़ रुपए कमाना है। मैं यूनिवर्स के उसमें बता रहा हूँ, इतना बड़ा यूनिवर्स है, वहां 1 लाख करोड़ रुपए क्या है। मनीष वर्षे हर आदमी इस देश में पैसा तलाश रहा है। जो नहीं तलाश रहा है वो स्वामी अड़गल ध्यान में मस्त है। तो इस देश में जो ध्यान में मस्त है बस उसी को पैसे की जरूरत नहीं, बाकी सबको है। बाय द वे, आपके व्यूअर्स को मैं बता दूं, सब लोग सोचते हैं ना कि राकेश जी ने इतना ज्यादा पैसा कैसा कमा लिया या उस समय के लोगों ने कैसा कमा लिया। उसका पहला रीजन तो है बदला सिस्टम। बदला सिस्टम इज इक्वल टू 100x ओवरनाइट लेवरेज। इसका मतलब क्या हो गया कि आज अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, आप उतने शेयर्स आज के दिन उठा सकते हो ओवरनाइट पोजिशनल। जो आज फ्यूचर्स में हमको 3x मिलता है वो 100x था उस टाइम। तो ये वन ऑफ द मेजर रीजंस था। जो आप लोग सेसा गुआ की स्टोरी सुनते हो कि राकेश जी ने इतना ज्यादा पैसा बनाया, वो कैश में नहीं बनाया था, उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे और वो बदला सिस्टम में उन्होंने लेवरेज लिया हुआ था। अदरवाइज कभी दिमाग लगाओ, 5,000 से 50,000 करोड़ कोई शेयर ही नहीं गया है। मोदी गवर्नमेंट एक कमांडोज का यूनिट क्यों नहीं भेज देती कराची में टू टेक आउट दाऊद इब्राहिम? देखो ऐसा है, मुझे लगता है वो बहुत छोटा आदमी हो गया है, आप समझो, क्योंकि आप तो छोटे हो और हमारी यंग प्रजा, वो दाऊद एक जमाने का आदमी था, अब उसमें दम भी नहीं है और उसकी कोई पाकिस्तान को कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए इतना जरूरी है कि उसको सजा मिले क्योंकि उसको कन्विक्शन हो गया है इंडिया के कोर्ट में। लेकिन मैं तो नहीं मानती हूँ कि उससे कोई फायदा होता है। उनके पास अभी भी पावर है, पर मैं नहीं मानती उसके पास कोई पावर है। वो तो गुलाम हो गया ना पाकिस्तान का। नहीं, मतलब वो पाकिस्तानी के पूछे बिना शाम को रात को आइसक्रीम नहीं खा सकता है। पर बहुत अमीर है। हाँ? अमीर तो बहुत हाँ, पर उसका क्या मतलब है, पैसे का क्या करना है जे अब तो पाकिस्तान नाम की जेल में हो ना। अभी तक का सबसे बढ़िया ट्रेडर है BNF, बैंक निफ्टी नहीं कह रहा हूँ, BNF उर्फ तकाशी कोटेगावा, जापानीज ट्रेडर है। ये जापानीज ट्रेडर अकेला एकमात्र इंडिविजुअल ट्रेडर है जिसने $1 बिलियन इंडिविजुअल अकाउंट में बनाया। कुछ लोग कहेंगे जिम साइमंस, जॉर्ज सोरोस, ये सब हेज फंड चलाते हैं, खुद का फंड नहीं है, दुनिया भर का फंड चलाते हैं, उसका कट लेते हैं। इस बंदे ने अपने फंड में कराया। ये बंदा प्योर शॉर्ट सेलर है। ये सारी चीजें देखने के बाद ये मार्केटों को फ्यूचर्स, जो फ्यूचर्स बोलते हैं ना, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ये फ्यूचर ट्रेडर है, ये इंडेक्स बेचता था। जब उसको दिखा तो ऐसे कर करके एक बार इसने जापानीज इंडेक्स को बेचा, 1 महीने के अंदर उसने $30 मिलियन कमा लिया। और उसकी लाइफ बिल्कुल शॉर्ट थी, रेमन खाता है, बस देखता है और ट्रेड करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इस बंदे ने इतना तगड़ा ग्रोथ करा। और जापान में लिक्विडिटी अच्छी है, इंडिया की अगर बात करें तो इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, जापान में लिक्विडिटी अच्छी है। तो ये बस अपने रूम में बैठ के $1 बिलियन कमाया। तो अभी तक का जो बेस्ट ट्रेडर है, जो टेक्निकल एनालिसिस लगा के ट्रेडिंग बना रहा है, वो है तकाशी कोटेगावा उर्फ BNF। धीरूभाई सर ने एक गेम अपने बेटे को भी सिखाया। वो गेम ये सिखाया कि जब दुनिया की सबसे रिचेस्ट की लिस्ट बनती है, उसके ठीक कुछ महीने पहले आपको सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने हैं। साल भर भले ही शांति से बैठे हो, उसके ठीक कुछ महीने पहले करने हैं, क्योंकि आपके उसी टर्नओवर के बेसिस पे, उसी नेटवर्थ के बेसिस पे ये लिस्ट बनेगी। ओके। और इसलिए रिलायंस का शेयर अगर आज जाके इतिहास में आप पलट के देख लीजिए, आप जब भी नोटिस करेंगे तो साल भर हमेशा नहीं चलता है, वो कुछ समय होता है, कुछ महीने होते हैं जब वो अचानक से रॉकेट होता है। मैंने बहुत हिंट दे दिया है, लोग कमेंट्स में गेस कर लेंगे कौन से महीनों में रिलायंस यूजुअली सबसे ज्यादा चलता है। मैं अकेले में पूछ लूंगा। ये अकेला आप देख लीजिए, फायदे का सौदा है लोगों के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें हर्षद मेहता की, तो और भी बहुत सारे नाम आते हैं जो आज करोड़पति माना जाते हैं, जो कि एक्चुअली ट्रेडिंग को बहुत गलत दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग को बहुत ऊपर दिखाते हैं। वॉरेन बफेट सर, हर कोई कहते हैं दुनिया के बढ़िया इन्वेस्टर हैं। उन्होंने खुद ने शुरुआत ट्रेडिंग से करी थी। आप जाके देखो, बफेट पार्टनरशिप नाम की एक चीज थी, 25 साल तक उन्होंने बफेट पार्टनरशिप करी थी। उनकी होल्डिंग पीरियड रहती थी उस समय पे 5 to 7 मंथ्स। 5 to 7 मंथ्स इज नॉट इन्वेस्टिंग 366 डेज एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन फिर आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये लोग फिर अपने इन्वेस्टर क्यों बोलते हैं? आ रहा है आपके दिमाग में क्वेश्चन? हमारे देश में या पूरे विदेश में ट्रेडर्स को आज भी गैम्बलर्स कहा जाता है, जुएबाज कहा जाता है। प्लस इनको एक चीज पता है कि पब्लिकली अगर जाके सीधे बोला जाए तो 95% लोग वैसे भी नुकसान करने वाले हैं ट्रेडिंग में। तो ये पब्लिकली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहते कि मैंने जाके बोला, ठीक है। और इसका सिंपल सा प्रूफ है, इसलिए आप देखना राकेश जी अपने बायो में लिखते हैं ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, लेकिन वो बोलते नहीं है कि तुम जाके ट्रेडिंग करो। तो ये रीजन